हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन, क्लास 10th का साइंस पार्ट 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कैन यू रिकॉल जो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहला हेडिंग पे दिया है उससे शुरू करते हैं। देखिए उसमें क्या पूछा है, पहले 3 क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, क्या क्या आपके फोर्स की वजह से उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। तो चलिए इसके एक क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे देखिए कि ए फोर्स कैन सेट ए बॉडी इन ए मोशन। पहला ये समझिए कि एक फोर्स के वजह से एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। मतलब वो रुका हुआ है, अगर वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो अगर आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में आ जाएगा, वो चलने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो चलने लगेगा। तो ये पहले स्टेशनरी था, पहले रुका हुआ था, लेकिन अभी ये क्यों चला? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ए फोर्स कैन सेट ए बॉडी इन मोशन। एक फोर्स जो रहेगा वो किसी एक बॉडी को, किसी एक ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। और आप ऐसा भी समझिए कि एंड कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। आप एक चलते हुए बॉडी को फोर्स अप्लाई करके रोक सकते हो। आप कोई अगर बॉडी आ रहा है तो आप उसको हाथ लगा के रोक सकते हो, तो आपने फोर्स ही लगाया। या आप ऐसा समझिए कि अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हो तो आपने चलते हुए बाइसाइकिल का अगर ब्रेक दबाया तो ब्रेक जो कनेक्टेड है नीचे जाके टायर से, टायर का जो ब्रेक्स होता है, जब वो पुल होता है सॉरी, जब वो पुल होता है तो वो रबर के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो टायर का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है और फाइनली क्या होता है, आपका चलता हुआ जो बाइसाइकिल है वो रुक जाता है। तो आपने हाथों से जो फोर्स अप्लाई किया है, इनडायरेक्टली वो फोर्स गया कहाँ पे? बाइसाइकिल के चक्के के ऊपर, मतलब व्हील के ऊपर, और तब जाके वो क्या हो गया, आपका जो बाइसाइकिल था वो रुक गया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके फोर्स की वजह से एक रेस्ट पोजीशन वाला या एक स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ जो ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में आ सकता है। और आप फोर्स अप्लाई करके एक चलते हुए बॉडी को आप रोक सकते हो या आप स्पीड कम कर सकते हो। जैसे अगर आप बाइसाइकिल बहुत तेज़ी से चला रहे हो और फिर आपको लगा कि नहीं अब थोड़ा सा कम स्पीड में चलेंगे, या आप या ऐसा समझिए कि अगर आप बहुत स्पीड से चल भी रहे हो और आपने हल्का ही ब्रेक दबाया है, तो आपका जो एक्चुअल स्पीड पहले था वो अब स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, फोर्स से स्पीड को कम कर सकते हो, फोर्स से आप चलते हुए बॉडी को, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हो। फोर्स अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, एक बॉडी जो स्टेशनरी पोजीशन पे था उसको आप मोशन में ला सकते हो। इसके बाद और भी देखते हैं इसी का आंसर। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं अभी भी। जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे कि ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ द बॉडी। आप एक फोर्स अप्लाई करके एक बॉडी जो एक डायरेक्शन में था, आप उसका डायरेक्शन ही चेंज कर सकते हो। देखिए कैसे, सपोज ये बॉडी उस तरफ से आ रहा था, किसी ने फोर्स अप्लाई किया, वो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ आ रहा था और आपने क्या किया, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और वो इस तरफ जाने लगा। तो डायरेक्शन पहले इस तरफ था और अभी आपके फोर्स की वजह से डायरेक्शन वहाँ पे हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सिर्फ इसके ऊपर मत देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स की वजह से चेंज हो जाता है। ये हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा था लेकिन आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ द बॉडी। और क्या कर सकते हैं, लास्ट एक देखते हैं कि आप ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। जैसे इस टिन के ऊपर या इस कैन के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई किए हो, जैसे यहाँ पे आप फोर्स अप्लाइड ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका जो ओरिजिनल शेप था क्या वो चेंज नहीं हो गया? तो चेंज हो गया। तो ए फोर्स कैन चेंज द शेप। दूसरी बात है कि अगर आप ऊपर से प्रेस करो या हर तरफ से आप प्रेस करो तो ये एक छोटा फॉर्म में आ जाएगा, मतलब आप उसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। ये एक एग्जांपल सिर्फ बताने के लिए है, आपको सिर्फ टिन में ही या कैन में ही ये एग्जांपल नहीं देखना है, ये हर जगह पे। जैसे रबर का बॉल है, फ्लेक्सिबल बॉल है, अगर उसको आप दबाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। बलून को अगर आप प्रेस करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे चीज़ हैं जिसके शेप फोर्स अप्लाई करने की वजह से चेंज हो जाते हैं, साइज़ चेंज हो जाते हैं। फिर देखिए वही लिखा है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट। जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है उस बॉडी का वो शेप या उस बॉडी का वो साइज़ क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। सेकंड में क्या लिखा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विद। आपने कितने फोर्सेस सुने हैं? तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स अभी अभी हमने सुना भी है और ये पहले भी हम जानते हैं। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, मैग्नेट्स के बीच में फोर्स
न्यूक्लियर फोर्स अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा है कि न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करके रखा है, वहाँ पे न्यूक्लियर का फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स की बात अगर करेंगे तो जब हम चलते हैं ज़मीन के ऊपर तो हम किस तरह फिसलते नहीं हैं। अगर आप एक प्लेन सरफेस पे चलते हो और वहाँ पे ऑयल बिखरा हुआ है, मतलब तेल अगर बिखरा हुआ है, तो क्या आप अच्छी तरह चल पाओगे? तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको होल्ड करके रखता है, तो ये भी एक फोर्स है। एक्सेट्रा में अगर आप देखो तो और भी फोर्स है, टाइप्स है, जैसे मैकेनिकल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, इम्बैलेंस फोर्स है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो ये था सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ। फिर आगे क्या लिखा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जिस लेसन को पढ़ने चल रहे हो इसके बारे में आप क्या जानते हो। तो अगर प्रीवियस स्टैंडर्ड की बात करें तो हमने ऑलरेडी सुना भी है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स नहीं है जो सिर्फ अर्थ क्या कर रहा है, बाकी चीज़ों को खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये यूनिवर्सल फोर्स है जो आपको पूरे यूनिवर्स में दिखाई देगा। हर पूरे यूनिवर्स में एक बड़ा बॉडी जो है, एक बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, वो छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब ये फोर्स आपको सिर्फ अर्थ पे नहीं दिखेगा। ये रूल जो है ग्रेविटेशन का, पुल का, खींचने का, ये जो रूल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे नहीं दिखेगा, बल्कि आपको पूरे यूनिवर्स पे दिखेगा। ये चैप्टर में आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। आगे क्या लिखा, दैट इज़ इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होता ही है। इवन अगर आप दो स्टूडेंट्स अगर आजू बाजू में बैठे हो तो भी आप दोनों के बीच में क्या है, फोर्सेस है, पर वो इतना नेग्लिजिबल या इतना छोटा फोर्स है कि आप एक दूसरे की तरफ खींचे नहीं जाते हो, लेकिन फोर्स एग्जिस्ट होता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, लेसन की शुरुआत करते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। और इसका आंसर भी हमने वही देखा अभी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक यूनिवर्सल फोर्स है। एंड वही लिखा है कि एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे ही जो दो ऑब्जेक्ट हैं उसके ऊपर ही वो फोर्स एक्ट होता है, ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर वो फोर्स जो है वो अप्लाई होता है, वो आता ही है। फिर देखिए क्या लिखा है, लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड। अब देखते हैं कि ये फोर्स जो ग्रेविटेशन आपने सुना है, ये डिस्कवर कैसे हुआ, ये आया कैसे, या इसके बारे में हमको बताया किसने। तो आपको याद ही आ गया होगा साइंटिस्ट का नाम। तो देखिए क्या लिखा है कि एज वी हैव लर्न द फिनोमेना। फिनोमेना मतलब फैक्ट, समझिए, सच्चाई। तो एज वी हैव लर्न द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की सच्चाई आपको पता है। देखिए एज वी हैव लर्न मतलब ये चीज़ आप समझिए कि हमने जैसे कि पढ़ा है कि द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन की जो सच्चाई है वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। आपको मालूम है कि सर आइजैक न्यूटन ने ही ग्रेविटेशन का कंसेप्ट जो है, जो फैक्ट है, जो फिनोमेना है, ये दुनिया को बताया था। और उनकी स्टोरी कैसी चली थी, देखिए एज द स्टोरी गोज, ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम ए ट्री ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने क्या देखा था कि एक एप्पल जो है जब वो ट्री से फॉल हो रहा था तो वो ग्राउंड पे आया। किसी ने तो ऐसा भी बोला कि उनके सर पे गिरा, जो भी स्टोरी हो, लेकिन यही स्टोरी है एप्पल की और ट्री की। तो ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये उन्होंने डिस्कवर कब किया था, जब उन्होंने क्या देखा था कि एक एप्पल जो है वो क्या हो रहा है, वो ट्री से फॉल हो रहा है, तो वो ग्राउंड पे हो रहा है। देखिए ट्री से फॉल हुआ, ग्राउंड पे हुआ, उसके बाद इतना ही उनका ऑब्जर्वेशन नहीं था, उन्होंने और क्या क्या ऑब्जर्व किया। ही वंडर्ड, वो थोड़ा चौंक गए, सोचने में पड़ गए। क्या सोचने में पड़ गए, देखिए कि वाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों वो लोग सीधा वर्टिकली ही आ रहे हैं, नीचे एकदम सीधा ही क्यों आ रहे हैं, वर्टिकल का एंगल चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं चला जा रहा है। ऊपर तो हमने इन्हें सुना है बहुत बार कि कहानी में कि न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा, न्यूटन ने सोचा ऊपर क्यों नहीं चला गया, ऊपर ही चला गया, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सीधा नीचे आता है, उसमें हल्का सा टेढ़ा क्यों नहीं जाता है, डायरेक्शन वर्टिकल से थोड़ा बेंड क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। नीचे आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है, इस तरह जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो वो इस तरफ आने की जगह पे इस तरफ क्यों नहीं आ गया, या इस तरफ क्यों नहीं चला गया, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं चला गया। ये सारे क्वेश्चंस भी आए उनके अंदर। तो ही वंडर्ड व्हाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, एकदम सीधा डायरेक्शन में क्यों आ रहा है, वर्टिकल एंड नॉट एट एन एंगल टू द वर्टिकल से थोड़ा बहुत और चेंज होके एंगल पे क्यों नहीं जाता था, वो एप्पल क्यों नहीं गिरा वहाँ पे। फिर आगे क्या लिखा कि वाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई होके क्यों नहीं गए।
रीज़न है, क्योंकि मैं साइंस है तो रीज़न है, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे हो रहा है तो कुछ ना कुछ वजह है। तो ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में आया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आफ्टर मच थॉट, तो उन्होंने काफ़ी सोचा, बहुत ज़्यादा दिनों तक सोचा। ही केम टू द कंक्लूजन, तो आखिरकार उनको एक कंक्लूजन मिला, उनको एक रिजल्ट समझ में आया, एक लास्ट फाइनल एक थॉट उनके दिमाग में आया, दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल। तो उनको ये लगा, ये समझ में आया कि अच्छा ये सब के पीछे एक ही बात है, जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रहा है, इस एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो फोर्स है ये अपने आप को खींचता है, तो वो फोर्स किस तरफ जाता है, वो सेंटर की तरफ जाता है। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ एप्पल है तो वो इसकी तरफ, इस तरफ आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ रहेगा तो वो यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर है। यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे भी जैसे इंडिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो इस तरफ जाएगा, तो सेंटर की तरफ ही जाएगा, समझिए। अब ये छोटा, ये आपको अर्थ जो दिख रहा है बहुत छोटा है। आप ट्री को और अगर अर्थ को कंपेयर करोगे और न्यूटन को कंपेयर करोगे या एप्पल को करोगे तो इतने अर्थ के मुकाबले में इतना बड़ा ट्री तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। एक ट्री अगर मैं यहाँ पे एक डॉट भी बना दूँ तो वो भी ट्री नहीं है, उससे भी बहुत छोटा ही होता है ट्री, आपको पता है। इसके लिए आप ऐसा डायरेक्शन मत समझिए। आपको लग रहा है कि न्यूटन यहाँ पे है और वो एप्पल यहाँ से होके उसके नज़दीक में है, पहले वो यहाँ पे डिस्टेंस पे था फिर अब नज़दीक में आया, वो सीधा ही गिरा है। ये आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा जो ट्री बना है, ट्री एकदम छोटा है। अगर देखेंगे तो एप्पल ऐसा गिरा है। अगर ऐसा बताया जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आ रहा है, जबकि वो डायरेक्शन सेंटर में ही होता है। और अर्थ कितना बड़ा है ये आप इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ स्ट्रेट सीधा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है कि द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ द वर्टिकल डायरेक्शन। और उन्होंने बोला कि द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑफ ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल। तो एप्पल के पोजीशन से अर्थ का जो सेंटर है वो एक वर्टिकल डायरेक्शन है। और ये आपको ऐसा क्रॉस लग रहा है, पर क्रॉस रियल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। अर्थ के साइज़ को अगर आप देखोगे तो मैं आपको पहले बताया कि एक डॉट भी अगर मैं रख दूंगा तो वो कितना बड़ा एक सिटी बन सकता है वहाँ पे। तो देखिए द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल, एप्पल का जो डायरेक्शन है ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ द वर्टिकल डायरेक्शन, वो एक वर्टिकल डायरेक्शन होता है एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल, एप्पल के पोजिशन को लेंगे। एंड दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। और यही वजह है कि एप्पल क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। मतलब हर एक चीज़ आपको एकदम सीधी ही आती हुई नज़र आएगी। चलिए आगे देखते हैं कि फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट, टेक्स्ट बुक में लेफ्ट में है, यहाँ पे राइट पे है, शोज़ एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे एक एप्पल ट्री आप देख रहे हो यहाँ पे अर्थ के ऊपर है। और आप फिर से बता रहा हूँ कि अर्थ का साइज़ और एप्पल का साइज़, आप एप्पल की ट्री का साइज़ समझिए। देखिए क्या लिखा है, द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज़ टूवर्ड्स द सेंटर। एप्पल जो ट्री पे है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ उसका फोर्स है। ऐसा उस एप्पल को लग रहा है कि मुझे यहाँ से कोई खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है। द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ अलॉन्ग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एप्पल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए ये आपको हर जगह पे कर्व दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, पर आपको लगता है कि अर्थ इतना छोटा है। नहीं, आप जहाँ पे चल रहे हो वो आपको एकदम प्लेन सरफेस लगता है। अगर यहाँ पे ट्री है यहाँ पे, तो एप्पल जब गिरेगा तो सेंटर तो ये, अगर ये सरफेस, अब इसको अगर अर्थ को बनाएंगे तो बहुत ऐसी लगेगा कि ऐसी जाएगा। आप पूरा अर्थ को ये ट्री के साइज़ में तो बिल्कुल नहीं बना सकते हो। तो ट्री को और अगर एप्पल को, सॉरी ट्री को और अगर अर्थ के सरफेस को देखो तो आपको वो फ्लैट दिखेगा, ऐसा बेंड तो दिखेगा नहीं रियल में अगर समझेंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटर अगर देखें, यहाँ पे अगर एप्पल है तो वो अगर ऐसा वर्टिकली दिख रहा है तो यही वर्टिकल पोजीशन में जाओगे आप तो नीचे आपको सेंटर भी मिलेगा। मतलब इतना बड़ा अर्थ है तो ट्री सिर्फ इतना ही है, तो इसका वर्टिकल अगर देखोगे तो आप नीचे जाओगे तो सेंटर ही आपको मिलेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्रॉस हो रहा है, बस ये आप समझिए यहाँ पे क्रॉस नहीं है बल्कि वो सीधा ही लगेगा आपको। तो यहाँ पे लिखा है कि दैट इज़ अलॉन्ग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन, तो वो परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पे भी सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसका जो पोजीशन है उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ही रहेगा। इसके पोजीशन को अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सरफेस को देखेंगे तो दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल रहेगा दोनों के बीच में। तो along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth, the figure also shows the gravitational force between the earth and the moon। देखिए मून कितना दूर है और मून भी काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट है। तो ये फिगर ये भी बता रहा है कि मून जो है उसके ऊपर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है।
और यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये कि मून फिर क्यों अर्थ के ऊपर नहीं गिर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी इस लेसन में ही आपको मिलने वाला है। राइट नाउ नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है कि मून जो है वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है एक पुल, किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। द डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल। ये आपको समझना है कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये भी इतना छोटा डिस्टेंस नहीं कि ट्री के ऊपर ही मून है, और ना ही इतना बड़ा जो ट्री आप देख रहे हो वो अर्थ के कंपेयर में इतना बड़ा ट्री हो सकता है। इसके लिए आप ऐसा समझिए, एक डॉट जैसा समझिए। तो सरफेस जो अर्थ का रहेगा वो एक फ्लैट रहेगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। न्यूटन थॉट दैट इफ़ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एन एप्पल। तो न्यूटन ने सोचा कि अगर ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो एप्पल के ऊपर एक्ट हो रहा है, एप्पल के ऊपर वो फोर्स लग रहा है ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट्स में, मतलब कुछ एप्पल यहाँ पे है, कुछ एप्पल ऊपर है, कुछ एप्पल यहाँ पे है, अलग अलग हाइट है। या ये ट्री को छोड़ के अगर आप और भी ट्री देखते हो तो ट्रीज़ के भी हाइट छोटे बड़े होते हैं। मतलब इसी अगर ट्री की बात करें तो इस ट्री में एप्पल जो है डिफरेंट पोजीशन पे है, डिफरेंट हाइट पे है। कोई एकदम नीचे है तो अर्थ से थोड़ा डिस्टेंस कम है, कोई अगर टॉप पे है तो उसका अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन फोर्स जितने भी एप्पल हैं सबके ऊपर लगा हुआ है। तो न्यूटन थॉट दैट इफ़ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट्स पे जो एप्पल है सब पे लगा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एट इवन ग्रेटर हाइट। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो और भी ऊंचाई पे हो, जैसे अर्थ, मून की बात ले लें, तो क्या उसके ऊपर भी अर्थ कोई फोर्स लगा रहा है क्या, ये भी उनके दिमाग में आया। तो देखिए क्या लिखा है कि कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एट इवन ग्रेटर हाइट। और भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई बॉडी जो और भी ऊंचाई पे हो, तो क्या उसके ऊपर भी अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। या ऐसा बोला कि मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा दूर है कहाँ से, अर्थ के से, तो क्या उसके ऊपर भी अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला द मून, उनके दिमाग में आ गया कि क्या मून के ऊपर जो बहुत दूर है, क्या उसके ऊपर भी अर्थ से एक पुल का एक्सपीरियंस आ रहा है क्या उसको। या उन्होंने और भी सोचा कि कैन इट एक्ट ऑन इवन फार्दर ऑब्जेक्ट्स, क्या मून से दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उसके ऊपर भी अर्थ कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या। तो लिखा है कि कैन इट एक्ट ऑन इवन फार्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन। तो बाकी के प्लैनेट्स के ऊपर या सन के ऊपर। तो देखिए ये तो आपको ये तो आप समझोगे कब, आगे वैसे हम समझने वाले हैं। आप समझोगे कि जब जो सबसे बड़ा बॉडी रहेगा वो अपनी तरफ सबको खींचता है। तो ये तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में। तो चलिए इस वीडियो में हमने यहीं तक कवर किया है। इसके बाद हम न्यूटन का जो मतलब उनका जो डिफरेंट लॉज है वो देखने वाले हैं, फिर न्यूटन के बारे में समझने वाले हैं और काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।